हेलो एवरीवन। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा इस यूनिट में ब्लॉक 2 में केवल 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार उन्हीं को रिपीट किया गया है, तो हम उन्हीं को एक बार कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ और सिक्स, हम इसको करते हैं। इसका एक ही आंसर जाएगा। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे आंसर पे आते हैं। विकास को जो पीडीएफ सेंड की थी वही ओपन कर देना, फिफ्थ और सिक्स। ओके, विकास ब्लॉक 2 लिख देना इसके ऊपर, है ना। ओके, तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आंसर पे आते हैं। अबाउट एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इंग्लिश। इंग्लिश के बाद लिटरेचर लिख दीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर हैज एवर प्रोड्यूस। तो आप लोग जब इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो अपनी पीडीएफ में करेक्शन कर दीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर हैज एवर प्रोड्यूस। ही लिव्ड एंड रोड अंडर द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जैसे आपको पता है कि उस टाइम पे लोग राजाओं के अंडर रहते थे, तो ये किसके अंडर है? क्वीन एलिजाबेथ के अंडर। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1552 टू 1599, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। एज अ राइटर ही यूजेस सिडोनियम। सिडोनियम मुझे बता सकता है किसे कहा जाता है? फेक पेन नेम नेम जैसा होता फेक है। नेम होता है सर। फेक नेम। हाँ, फेक नेम नहीं होता है, एक तरह से पेन नेम होता है जो कि राइटर अपने लिए यूज करता है, ठीक है। वो अपनी सेफ्टी के लिए से यूज कर दो तो उस जमाने में लोग, कोई पॉलिटिकल हाँ कंपल्सन ना हो। हाँ, तो इमराइटो जिसका मतलब होता है विच मीन अनवर्दी, कि भाई ये अनवर्दी है मतलब। ही वाज फेमसली कॉल्ड पोएट पोएट बाय चार्ल्स लैंग। तो पोएट पोएट का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? कवियों का कवि, कवियों की कवियों का भी कवि कवि। सर, सबसे बड़ा कवि। वेरी गुड। ही वाज आल्सो नोन एज द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है? चौसर को सर, वेरी गुड, चौसर को। वेरी गुड। एज अ राइटर ही वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल ग्रीक राइटर्स सच एज वर्जिल, ओविड एंड होमर। ये सब क्लासिकल ग्रीक राइटर से इंस्पायर थे, वर्जिल, ओविड एंड होमर। जैसे चौथा पेट्रार्क, दाते, बोकाशियो इनसे इंस्पायर था। एंड ही रोड द शेपर्ड कैलेंडर। शेपर्ड कैलेंडर का आप एस कैपिटल कर दीजिएगा। विच इज डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी, जो कि उन्होंने फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था, ठीक है। शेपर्ड कैलेंडर, हाँ नीरा बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। मुझे तो दिख रही है। और कोई है जिसे स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है सर। देख रहे तुम एक बार काम करो, हाँ तुम एक काम करो, तुम एक बार क्विट करो और फोन को रिस्टार्ट करो और फिर ज्वाइन करो, फिर तुम्हें सही से दिखेगी। कभी कभी ये हो जाता है कि तुम बार बार ज्वाइन कर रहे हो तो नहीं दिखता है। एक बार मोबाइल स्विच ऑफ करो और फिर ऑन कर दो, वो दिखेगी। ओके। एज a writer, he was highly inspired by classical Greek writers such as Virgil, Ovid, and Homer. And he wrote the Shepherd Calendar, which he dedicated to Sir Philip Sidney. और इन्होंने एक वर्क लिखा शेफर्ड कैलेंडर, जो कि इन्होंने फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया। It was Walter Raleigh who introduced Edmund Spenser to Queen Elizabeth, and he worked as a spy for Queen. तो वॉल्टर रैले एक हैं जो कि बेसिकली एक तरह से ट्रैवलर थे, वो अलग अलग जगह घुमा करते थे और खोज करते थे, डिस्कवरी करते थे। इन्होंने इंग्लैंड में पोटैटो और टबैको, आलू और टबैको, तम्बाकू जिसे कहते हैं, इसकी खोज की थी, मतलब इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। तो इन्होंने स्पेंसर को भी इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने एज अ स्पाई काम किया। हाँ मिस्टर बोले। सर ये जो फिलिप सिडनी है, इन्हीं के नाम जी पे जी, फिलिप लार्सन का नाम पड़ा था ना सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, फिलिप आर्थर आपने लार्किन, हाँ। बताया हाँ, इन्हीं से और इंग्लिश, इंस्पायर्ड से। हाँ। आप सर देखिए कह सकते हैं कि इंस्पायर थे। कभी कभी हम लोग होते हैं ना, अच्छे वर्ड्स को भी लिखते हैं ना, तो कह सकते हो कि उन्हीं के नाम से उन्होंने लिखा। तो कहीं एक बुक में मैंने पढ़ा था, वहां पर लिखा था कि इन्हीं के नाम से वो इंस्पायर थे, मतलब इनके पेरेंट्स। तब उन्होंने फिलिप आर्थर जी लार्किन लिख दिया था उनको, है ना। जी। ठीक है, ओके। तो ही वाज द सेकंड पर्सन हु वाज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे। द फर्स्ट वन वाज चौसर। तो बाकी पहला चौसर है, दूसरा स्पेंसर है, तीसरा एक और व्यक्ति आपके कोर्स में मेंशन है जिसको रॉबर्ट वेस्टमिंस्टर एबे ब्राउनिंग। में रखना। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग। ब्राउनिंग सर। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओ, विकास नीचे कर।
ओके विकास, हाँ, सम ऑफ हिज फेमस वर्क आर एपिथेलियम, प्रोथेलियम, फेरी क्वीन, एमरोटी और शेपर्ड कैलेंडर। अब देखिए एपिथेलियम, प्रोथेलियम, फेरी क्वीन, एमरोटी, शेपर्ड कैलेंडर, तो ये स्टार्टिंग के दो हैं और चौथा वाला ये तो आपके कोर्स में मेंशन है, फेरी क्वीन और शेपर्ड कैलेंडर याद कर लीजिएगा। शेपर्ड कैलेंडर जो कि उन्होंने फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था ना। तो अब इसके बाद फेमस रिमार्क अबाउट दिस पोएट आर, विकास थोड़ा सा नीचे करना। C.S. Lewis said that Spencer was not one of the great sonneteer, कि भाई स्पेंसर कोई अच्छा सोनेट नहीं लिखता था, लेकिन स्पेंसर एमरोटी ने उसने कितनी अच्छी सोनेट लिखी। बेन जॉनसन सेड दैट स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज, वो कहना था कि मतलब स्पेंसर की खुद की कोई लैंग्वेज नहीं है, वो क्या करता था अपने वर्क को जैसे चौसर कॉपी करता था वैसे इधर उधर से कॉपी करता रहता था। जैसे आपने देखा कि वो क्लासिकल ग्रीक राइटर से इंस्पायर था, उसने पेट्रार्क को कॉपी किया जब उसने उसने अपनी एमरोटी सोनेट लिखी है ना। तो ऐसे कह रहा है स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज, उसकी खुद की इमेजिनेशन या राइटिंग नहीं थी। थॉमसन सेड माय मास्टर स्पेंसर, थॉमसन ने उन्हें माय मास्टर कहा। अलेक्जेंडर पोप कंपेयर स्पेंसर टू मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट वी सी बट लव हर विद देम ऑल, कि भाई उसे एक मिस्ट्रेस से कंपेयर करता है कि हाँ मतलब स्पेंसर की राइटिंग में बहुत ज्यादा मतलब कमियां हैं, लेकिन हम एक ऐसे मिस्ट्रेस होती है खूबसूरत लड़की कि भाई उसकी जो भी कमियां होती है हम उसको भूल के तब भी उससे प्यार करते हैं। तो कहते हैं कि स्पेंसर की राइटिंग में भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन हमने उन सबको दरकिनार करके तब भी उससे प्यार किया क्योंकि उसने इतना अच्छा लिखा। जैसे मिस्ट्रेस खूबसूरत होती है, उसकी राइटिंग भी खूबसूरत थी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कृष्णा जी आपको? नो सर। Okay. There are few similarity between in both the poems. Some of the devices which are common in epithelium and prothelium are use of the pastoral setting, कि भाई pastoral setting का मतलब होता है गांव की बातें, shepherd मतलब भेड़ चराना, ये सब चीजों को दिखाया गया। यूज ऑफ द रिवर थेम, कि दोनों पोएम में थेम्स रिवर को दिखाया गया है। थेम्स का टी कैपिटल कर लीजिएगा आपने। बोथ द पोएम यूजेस कपलेट एट द एंड ऑफ द पोएम, दोनों पोएम में कपलेट यूज किया गया है। आप इसके चक्कर में ना पढ़िए कि कपलेट किसे कहते हैं और हीरोइक कपलेट क्या होता है, बस एक आध वर्ड्स को याद कर लीजिए, कपलेट यूज किया गया है। इन बोथ द पोएम पेगन गॉड्स आर इन्वोक्ड टू ब्लेस द कपल, कि भाई जो क्लासिकल ग्रीक गॉड्स होते हैं जैसे गॉड ऑफ स्टार, गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ मून, इन सबको उन्होंने अपने पोएम में जगह दी है। हेयर सिमिलैरिटी बिटवीन टू पोएम्स एंड, और इसी के साथ दोनों पोएम में जो सिमिलैरिटी होती है वो खत्म हो जाती है। अब देखिए थोड़ा सा एपिथेलियम के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज एन ओड, तो अब मुझे बताएगा कोई ओड किसे कहते हैं? ग्रेटिट्यूड होता है सर। पोएट्री के एक स्टाइल है, वो एलिजी, बलाड। हाँ वेरी गुड। न्यूपिटल सॉन्ग होता है देखो जी, ये न्यूपिटल सॉन्ग जो होते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, वेरी गुड। विकास मैं तुमको सेंड कर दिया, एक बार जैसे दिखा देना। जैसे रोड टू नाइटिंगेल है पोएम। हाँ बिल्कुल, बस एक बात समझ लीजिए। एन ओड एक्सप्रेस डीप फीलिंग ऑफ राइटर, कि भाई अपने राइटर एक अपनी जब फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। अब इस पूरी पोएम में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है ना अपनी बिलवर्ड वाइफ के लिए, है ना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी सर। ओके विकास, पीडीएफ पे आ जाए। तो इट इज एन ओड रिटन बाय एडमंड स्पेंसर एज अ गिफ्ट टू हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, कि उन्होंने एज अ गिफ्ट दी थी अपने वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को। ये नाम याद रखना, एलिजाबेथ बॉयल। इन ग्रीक एपिथेलियम मींस मैरिज सॉन्ग, तो ग्रीक में एपिथेलियम का मतलब होता है मैरिज सॉन्ग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग हाइम इन एनी लैंग्वेज। हाइम से मतलब होता है भजन की, मतलब पूरी पोएम में भजन की जैसे लगती है। एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट वेडिंग पोएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि भाई इससे पहले किसी ने भी इंग्लिश लिटरेचर में वेडिंग पोएम नहीं लिखी थी। मोस्ट ऑफ द पोएम कंटेन ग्रीक माइथोलॉजी, तो पोएम में बहुत ज्यादा क्या है, ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक गॉड्स नेम्स, इन सबको मेंशन किया गया है। Epithelium is a poem which was written by Edmund Spenser to his wife Elizabeth Boyle for their wedding day 11 June 1594। आप लोगों का पेपर कब होना है इग्नू का? 7 को सर। हाँ तो बस याद रखना कि उसके 4 दिन बाद, ठीक है, 11 जून 1594, ठीक है। ओके एंड ऑल्सो कंटेन 24
एंड ऑल्सो कंटेन 24 स्टैंजा विच रिप्रेजेंट वन सिंगल डे, कि भाई 24 स्टैंजा है जो कि एक सिंगल डे को बताते हैं। फर्स्ट 16 स्टैंजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द मिड समर डे टाइम, कि भाई जो पहला 16 स्टैंजा है वो दिन के समय को दिखा रहे हैं। एंड द रिमेनिंग 8 स्टैंजा रिप्रेजेंट द नाइट टाइम, और जो आखिरी के आते हैं वो रात के समय को बता रहे हैं। इट वॉज पब्लिश बाय विलियम पॉन्सन बाय, तो विलियम पॉन्सन बाय, जैसे उस टाइम को पता है कि एलिजाबेथन एज में सारे राइटर्स को क्या मिलता था, एक पैटर्न मिलता था जो उनके वर्क को क्या करता था, पब्लिश करता था। वेरी गुड। तो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, देखो मैंने आप लोगों से कहा था किसी भी पोएम की राइम स्कीम ना याद करना, लेकिन इसकी याद कर लेना। ABACCDEDEFF, बहुत सिंपल है। AB फिर AC फिर DEDEFF, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये जरूरी है सर, ये भूल जाएंगे बाद में। इधर आ जाओ बेड पे। मैम बहुत सिंपल है। AB, उसके बाद AC जो आपके घर में लगा होता है, फिर DEDEFF, बस। AB याद कर लीजिए, ABCD वाला, फिर AC याद कर लीजिए अपना, फिर DEDEFF है। राइम स्कीम बन रही है, देखिए मैथ से। अगर नहीं याद रहती तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा। जी। तो चलिए मैं तो सॉन्ग और पोएम सेलिब्रेटिंग द फोर्थ कमिंग वेडिंग, फोर्थ की आप लोग सही कर लीजिएगा, मतलब आने वाली जो मैरिज है, या अपकमिंग लिख दीजिएगा, अपकमिंग वेडिंग, फोर्थ कमिंग को बिना लिख के सीधे अपकमिंग लिख दीजिएगा, ये अच्छा वर्ड है। पता चलता आप लोग भी कंफ्यूज हो जाए फोर्थ या उसमें, और टीचर भी कंफ्यूज हो जाए। तो अपकमिंग वेडिंग की जो वेडिंग आने वाली थी। दिस पोएम वाज कंपोज ऑन द ओकेजन ऑफ द ट्विन मैरिज ऑफ द डॉटर ऑफ अर्ल ऑफ वर्सेस्टर। तो अर्ल मुझे बता सकता है किसे कहते हैं? सर जो एक रीजन के राजा होते थे। हाँ, एक पोस्ट होती है सर, एक तरह ड्यूक तो। और हाँ, ड्यूक जैसे आप लोग पढ़ा, हाँ सही जा रहे हैं आप, थोड़ा सा एक पोस्ट होती है इंग्लैंड में। एक सेकंड आप लोग, विकास विकास ने तुमको सेंड कर दिया है, दिखा देना। विकास ने एक फोटो भेजी, उसे दिखा दे। ये देखिए आप लोग, अ पोर्ट्रेट ऑफ अर्ल, कि मतलब जो रिच लोग होते थे, और अधिकतर ये लोग जैसे डचेस होती हैं या ड्यूक होते हैं, इन सब जो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? जी सर। ओके विकास, आ जाना उसमें। हाँ नरेश जी बोलिए। सर ये ट्विन मैरिज का क्या मतलब है? जुड़वा, तो इनका मतलब होता है जुड़वा। मतलब दो लड़कियां थी सर उनकी? हाँ, तो जैसे जुड़वा लड़के या लड़कियां नहीं होती हैं। जी जी सर जी। अनुराग जी मेरी हैं। देखिए आप, सर ने बता दिया आपको, ठीक है, अब याद रहेगा। जी सर जी सर। ओके, तो चलिए। हाँ विकास बोलो। हाँ ओके, तो जैसे अगर आपको विकास ने बताया, अगर आपको वैसे याद हो सके तो आप लोग वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसकी कोशिश कीजिएगा याद करके, है ना, देखिएगा। तो अल तक आपको, दिस पोएम वाज कंपोज ऑन द ओकेजन ऑफ द ट्विन मैरिज ऑफ द डॉटर ऑफ द अर्ल ऑफ वर्चेस्टर, कि एक अल थे जिनकी दो जुड़वा मतलब बेटियां थी, उनकी शादी के लिए लिखा गया। अब उनकी दोनों बेटियों का नाम याद रखिए, एलिजाबेथ सॉमरसेट और कैथरीन सॉमरसेट। एक का नाम था एलिजाबेथ सॉमरसेट और दूसरा का नाम था कैथरीन सॉमरसेट। कंफ्यूजन ना हो जाएगा, उसका नाम एलिजाबेथ बॉयल था, उसकी वाइफ का नाम।
द पोएम वाज पब्लिश इन 1596. अब ये पोएम पब्लिश होती है 1596 में. द पोएम हैज 10 स्टैंजा एंड ईच स्टैंजा कंटेन 80 लाइन. कि पोएम में 10 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में कितनी लाइन है? 18 लाइन है. द पोएम रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, मैरिज एंड पॉलिटिक्स. तो यहाँ पर नेचर को दिखाया गया है कि भाई उसने थेम को दिखाया गया है और बाकी सारी चीजों को दिखाया, पोएम में मेंशन किया है. मैरिज क्योंकि दो लोगों की मैरिज के ऊपर लिखा है. पॉलिटिक्स क्योंकि जो अर्ल थे, जो कि मतलब एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन लोगों का पॉलिटिक्स से कनेक्शन होता है. अब इसमें लाइन है, Sweet theme runs softly till I end my song is one of the most famous line of the poem, which was also used by T.S. Eliot in his most famous work, The Wasteland. अब देखिए ये लाइन हर पोएम जो खत्म होता है स्टैंजा, तो उसके एंड में ये लाइन आती है, Sweet theme runs softly till I end my song. तो सेम लाइन को एज इट इज स्पेंसर ने भी कोट, मतलब टी.एस. एलियट ने कोट किया है अपने फेमस वर्क द वेस्टलैंड में. विकास नीचे करना. Dryden famously said that, अब देखो ड्राइडन ने क्या कहा, Shakespeare himself might have not have achieved so much if Spencer not had, Spencer के बाद जो नॉट लगा उसको हटा देना, because had not lived and labor. कि भाई उसने कहा है कि शेक्सपियर भी इतना महान ना बन पाता अगर स्पेंसर पैदा ना होता, वो सारा हार्ड वर्क अपने वर्क में ना डालता, तो आप शेक्सपियर भी इतना महान ना बन पाता. तो उसने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया अपने वर्क में. इफ स्पेंसर हैड, बिकॉज जो स्पेंसर के बाद नॉट लगा देना, हटा देना नॉट. ठीक है, सही हो गया. ठीक है हो गया. और इसको आप अंडरलाइन कर देंगे. सर स्पेंसर और शेक्सपियर दोनों कंटेम्पररी रहे होंगे ना? हाँ, एक ही एज था ना, एलिजाबेथन एज के ना. लेकिन ये शायद सीनियर रहे होंगे. हाँ, ये सीनियर था स्पेंसर. ये देखिए, ये आपके क्या कहते हैं, 1553 में पैदा हुए हैं, वो 1564 में पैदा हुआ है. जी सर. ठीक है, तो इस पोएम में, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर. ओके, विकास रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें.